5 राज्यों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों के जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो भी आप सबके सामने आ चुके हैं। 4 राज्यों में 3 राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत की जीत दर्ज करी है। अब सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है या फिर ये जीत लोकतंत्र के हार की है। कहने का मतलब ये है कि एक और जहां दूसरे राज्य में मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी रिपोर्टें निकल कर सामने आ रही थी। उसी बीच देश के 5 राज्यों में चुनाव होता है और 5 में से 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट पर काबिज रहती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस देश की जनता को क्या इतने बड़े बड़े घोटालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या मध्य प्रदेश की जनता को मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र कर घुमाई गई महिलाओं से कोई हमदर्दी नहीं है। सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहते थे, उन मामाओं ने अपने भांजों के ऊपर दबादब ताबड़तोड़ लाठियां और डंडे भी बरसवाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस मामा ने अपने भांजों के ऊपर लाठी डंडे बरसवाए, उन्हीं भांजों ने अपने उस मामा को वोट भी दे दिया। जिस मामा की सरकार में बेटियों के ऊपर अत्याचार हुआ, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, वो मामा इस सरकार में रिटर्न आ चुके हैं। क्या मामा को वोट मिला है या मोदी जी को वोट मिला है, या वोट मिला है ईवीएम को? अब लोग कहेंगे कि रोना शुरू हो गए वापस से ईवीएम का। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ईवीएम को लेकर चाहे कांग्रेस सवाल उठाए या ना उठाए, ईवीएम को लेकर अन्य विपक्षी दल सवाल उठाएं या ना उठाएं, मैं देश से प्यार करता हूं और जानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब के संविधान में चुनाव का जो सबसे बड़ा हमारा हक और अधिकार है, वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र में हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। अगर उस अधिकार के अंदर ही गड़बड़ी होगी और हम लोग अपने वोट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो सीधी सी बात है, मैं तो सवाल उठाऊंगा ही। अब आप लोग इसमें कुछ भी कमेंट करें, मेरे को आपके कमेंट से ना कोई फर्क पड़ता था और ना कभी कोई फर्क पड़ेगा। मैं इस देश के अंदर बाबा साहब को फॉलो करता हूं, मैं इस देश के अंदर राजगुरु सुखदेव को फॉलो करता हूं, भगत सिंह को फॉलो करता हूं। ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो मैं तो इस देश के लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। लेकिन अब बात करते हैं चुनाव के वक्त जब रिजल्ट आ रहा था और सारे देश में भाजपा के अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही थी, उस वक्त पर साहिब को जब खुश होना चाहिए था तो साहिब गुस्से से लाल थे, या कह लीजिए कि गुस्से में थे। एक डीआईजी का सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, डीआईजी अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। ये डीआईजी तेलंगाना के थे, तेलंगाना के अंदर थे। इनको जो है चुनाव आयोग ने जो है वो नोटिस दिया और इनको सस्पेंड कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस पे हस्ताक्षर निर्वाचन आयोग के जरूर थे, लेकिन इस ट्रिगर को हैंडल कोई और ही कर रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी में 2 बार की लिस्ट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं था, क्या आज शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे? और वो मध्य प्रदेश जिसके अंदर कांग्रेस ने पिछली बार सरकार बनाई, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से सरकार गिर गई, उस राज्य के अंदर भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिला। ये तो जरूरी एक विचार करने का विषय है। और आप सोचिए, जिस राजस्थान के अंदर कांग्रेस लगातार अपनी जीत के दावे ठोक रही थी, जिस छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आराम से कुर्सी पर विराजमान हो गए थे कि किस दिन मेरा शपथ ग्रहण समारोह होगा, उन्हीं 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। ये हार का कारण युवाओं को आगे ना लाने का भी हो सकता है। जी हाँ, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान के स्पेक्टर को आप बिल्कुल नहीं नकार सकते कि राजस्थान के अंदर अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर एज अ चीफ मिनिस्टर, सीएम के तौर पर अगर प्रेजेंट किया जाता तो शायद राजस्थान के अंदर निर्णय कुछ और होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं राज्यों में ईवीएम के दम पर सरकार बनाती है जहां पर बड़ी तादाद में जो है वो हिंदू मुसलमान हो सके। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहां पर आपने देखा कि हिंदुओं का एक बड़ा वोट बैंक है, चाहे फिर वो आपका राजस्थान हो,
चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी ईवीएम पर इसलिए कोई छेड़खानी नहीं कर पाई। लोगों का एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि आप लोग तेलंगाना के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे ईवीएम को लेकर। तो मैं वहीं आ रहा हूँ, धीरे धीरे करके उसी विषय पर आ चुका हूँ। तो तेलंगाना के अंदर बीजेपी इसलिए ईवीएम को लेकर कोई भी बेमानी या छिड़मखानी नहीं करती, क्योंकि सबको पता है कि तेलंगाना के अंदर एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का है। और वहाँ पर जो एक बड़ी विपक्ष की जो पार्टी थी तेलंगाना के अंदर, या कह लीजिए जो वहाँ की सत्ता में थी, 10 साल पर कुर्सी पे विराजमान थी, उसको बदल दिया गया और उसकी जगह पर कांग्रेस वहाँ सत्ता में एंट्री कर जाती है। लेकिन एक और मध्य प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सीट से आने वाले, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीट पर आने वाले अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी करी जाती है और तमाम नेताओं के ऊपर टिप्पणी करी जाती है। एक और आप एक बड़ा अलायंस बना रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप ईवीएम के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, आप एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत सकते। अब इसके बाद से अंधभक्तों में काफ़ी खुशहाली की लहर दौड़ रही है। अंधभक्त तो सोच रहे होंगे कि कहाँ है मोहित शर्मा, घर पे रो रहे हैं क्या, या बरनौल लगा के सो रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं। ना तो मेरे को कांग्रेस की जीत से, ना कांग्रेस की हार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस देश में रहता हूँ, इस मुल्क में रहता हूँ, और इस मुल्क में किसी के भी साथ गलत होता है तो मैं उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। आप लोग कहते होंगे कि भैया मैं मुस्लिम्स के टॉपिक पे, मंदिर मस्जिदों के टॉपिक पर, एजुकेशन, हेल्थ, बेरोजगारी, महंगाई, इन्हीं के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जी हाँ, मैं शिक्षा के ऊपर, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर और भाजपा के बड़े भ्रष्टाचार की पोल खोलता था, खोलता हूं और खोलता रहूंगा, क्योंकि मैं इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूं, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। अगर संविधान को मानता हूं तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का अधिकार, और वोट डालने के अधिकार में अगर बेईमानी होगी तो मैं इस पर सवाल जरूर खड़ा करूंगा। और मैं विपक्ष के सभी नेताओं को कहना चाहूंगा कि पहले आप इलेक्शन का, यानी चुनावों का बहिष्कार करिए और बोलिए कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा बीजेपी को हराना मुश्किल है। वैसे तो कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आज जो कांग्रेस पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता जिनका हौसला टूट गया है, उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस ईवीएम का रोना हम लोग रोते हैं, वो ईवीएम लेके आने वाली ही कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस आज उसको खुद ही एक्सपोज नहीं कर पा रही है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस लेके आई बिल्कुल, लेकिन आज उनको अपनी गलती का पश्चाताप होना चाहिए। और विपक्ष की बड़ी पार्टी है तो सबको साथ लेकर, सभी नेताओं को साथ लेकर, चाहे वो फिर असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे फिर वो मायावती जी हों, चाहे फिर वो चंद्रशेखर रावण हो, विपक्ष के सभी नेताओं को आपको एकजुट कर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होगा। और आपको इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं उलझना कि हु इज दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि कौन भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये विषय बात का है। आपको तो फिलहाल ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतें, कैसे हम बिहार जीतें और कैसे हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जीतें। तो आपको इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। बहरहाल मुझे ये लगता है कि अगर अब मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ के अंदर नौजवान रोजगार मांगने के लिए उतरेंगे, तो मैं जब उन नौजवानों के ऊपर लाठी और डंडे बरस रहे होंगे तो मैं ये कहूँगा, थैंक यू मोदी जी, आपने मध्य प्रदेश की जनता को, यानी वहाँ के नौजवानों को इतना कीमती और इतना बेशकीमती प्यारा सा तोहफा दिया, इसके लिए थैंक यू मोदी जी। जब वहाँ पर गैस की कीमत बढ़ेगी तो मैं कहूँगा, थैंक यू मोदी जी, महिलाओं को इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। जब वहाँ पर लोग बेरोजगारी से त्रस्त होंगे तो मैं यही कहूँगा, बहुत बढ़िया नरेंद्र मोदी जी, कि आप तो लाखों रुपए के सूट पहनते हैं और जनता को जिस तरीके से आपने नंगा करने का काम किया है, इसके लिए थैंक यू मोदी जी।